आपकी गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, वसेहत सलामत होंगे और प्रोग्राम यूथ फोरम देखने बैठ चुके होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फोरम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन पर बहस मुबाहिसा करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, जिस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है म्यूज़िक इंडस्ट्री इन द एज ऑफ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल मीडिया। इसी उन्वान पर मज़ीद बात करने के लिए आज भी हमने कुछ ख़ास मेहमानों को दावत दी है। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं वकार खान साहब, आप हैं महमीद सैयद, आप हैं काबिल बुखारी साहब। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। वकार साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली ये होगा, इट वुड बी रिलेटेड अबाउट यू, इट वुड बी अबाउट योर जर्नी। तो आप तीनों से मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो अलग अलग करके तो पूछूंगा नहीं, एक ही बात पूछूंगा। तो आप एक एक करके फिर तीनों पे आप, क्योंकि हमारे जो नाजरीन है वो आपकी जर्नी के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपका नाम जो आपको जोड़ा जाता है, लेजेंडरी सिंगर थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनके साथ जोड़ा जाता है। तो और आप, जहाँ तक मैंने आप पे थोड़ी सी रिसर्च की, आप एक करना से हैं, एक कुपवारा का एक दूर दराज इलाका है। तो ये जो सफ़र है, सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया आज यहाँ बोलने का। और सफ़र बहुत लंबा रहा है। मैं 28-29 साल का हो गया हूँ, अभी सफ़र में ही हूँ, अभी किसी मंजिल पे पहुँचे नहीं हम। तो ये शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। जब छोटे से थे तभी शौक़ आ गया था, और जब तक आपका किसी चीज़ में शौक़ नहीं होता तो आप फिर दिलचस्पी नहीं आती उस चीज़ में। तो वो शौक़ था, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है शौक़ जो है वो प्रोफेशन में बदलता गया, और आज आपके सामने इस काबिल हैं कि बात कर पा रहे हैं। जी। तो आपका पहला गाना मैंने देखा था, जो पहला गाना मैंने जो है ऐसे तो स्कूल से शुरुआत हुई थी, पर ऐसे अगर सोशल मीडिया की बात करें, 2018 में मैंने पहला एक कवर सॉन्ग किया था, जैसा आपने कहा कि मेरा नाम जोड़ा जाता है। मैं हालांकि उस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ, ना ही मैं ये समझता हूँ कि मैं उनके आसपास भी हूँ, बट ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि वो उस इतना प्यार बरसाते हैं हम पे। तो वो गाना किया था काली काली जुल्फ़, और वो माशाल्लाह बहुत लोगों को पसंद आया, मेरी आवाज़ में बहुत उन्होंने पसंद किया, और वही एक वजह थी शायद उन्होंने वो जो है नाम मेरा खान साहब के साथ जोड़ना शुरू किया। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो गाना यहाँ पे हो जाए, एक हमारे नाज़रीन के लिए, थोड़ा सा आपकी आवाज़ में। जी। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो, काली काली जुल्फ़ों के। क्या बात है, थैंक यू। तो महमीद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाट अबाउट योर जर्नी, कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आप, एक इतना बड़ा नाम है आपका, कैसे स्टार्ट हुआ, अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपके शो में दावत देने के लिए। इट्स अ प्लेजर, एंड आई नो कि आज फर्स्ट टाइम सिंगर्स को इस शो में दावत दी गई है, एंड आई फील ग्रेट कमिंग है। तो कमिंग बैक टू माई जर्नी, इट वाज बैक इन स्कूल, जब भी मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी। आई थिंक मेरी जर्नी अब सभी लोगों को पता चल ही गई है कि सेकंड क्लास से स्टार्ट हुई, और बहुत शाय थी, हाउ आई स्टार्टेड, हाउ यू नो मेरी वो शाइनेस थी एकदम से बोल्डनेस में बदल गई है, एंड आई यूज्ड टू सिंग जो भी कोई ओकेजन होता था स्कूल में। फिर ऑब्वियसली 11th में आके एज करियर इसको ऑप्ट किया, और साज़ और आवाज़ से शुरुआत हो गई थी, जहाँ पे हायर सेकेंडरी के सभी जो भी सिंगर्स थे, जो हु वांटेड टू बी सिंगर्स, उसमें पार्टिसिपेट किया उसमें, और मैं उसमें एक पार्टिसिपेंट थी। और बहुत अच्छा रहा कि जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वहाँ पे आए थे, मौजूद थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र करना शुरू किया, और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वहाँ से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो गई, और अभी तक चलती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैम, आपके कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप अगर गा के सुनाएं। मैं भी एक सॉन्ग जो मैंने जिससे मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था शर्माना, एंड आई यूज्ड टू सिंग लाइक वेरी ओपनली एंड प्राउडली, वो बैक इन स्कूल था, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, और फ्री पीरियड में बैठे थे हम, और ये सॉन्ग बॉम्बे फिल्म से था है। आई सिंग अ लाइन सभी व्यूअर्स के लिए। कहना ही क्या इन्हें
को कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करे क्या नाम दे, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। दिस वॉज माई जर्नी, जहाँ से स्टार्ट हो गई थी। थैंक यू। काबुल भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? आपका एक बहुत बड़ा नाम है आजकल, तो आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन गए हैं काफ़ी सारे। आपने, मुझे लगता है जो हमने पुराने पहाड़ी गाने सुना करते थे, उनको बिल्कुल आपने एक म्यूज़िक, नया तरीके का म्यूज़िक दिया है, तो आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी मेरे ख्याल से, तो बता दें उसके बारे में। जी मेरी भी शुरुआत जो है वो फैमिली से ही हुई थी। मेरे बड़े ब्रदर भाभी वो ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो एक जो म्यूज़िक का एक चस्का बोलते हैं इसको, वो वहीं से लग गया था जी। फिर उसके बाद अगर बात करें हम करियर को आगे बढ़ाने की, तो मेरी शुरुआत यहीं से दूरदर्शन से ही हुई है जी। एक दूरदर्शन का शो था मिलेसुर सीज़न 2, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था मैंने। उस टाइम पे रफ़ीक मुसद्दी साहब हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ पे, और कौसर परवीन जी प्रोड्यूसर थी शो की। तो उस शो में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, और काफ़ी लंबा शो भी था, कुछ 130 एपिसोड्स आई थिंक। तो उसमें ये था कि हिंदी गानों के साथ साथ मुझे कश्मीरी गाने गाने का एक चैलेंज मिला था, जो कि पहले मैं घबरा गया था कैसे गाऊंगा, क्योंकि मेरी ज़बान नहीं थी वो चीज़। तो खैर दोस्तों की कुछ मोटिवेशन की वजह से, और रफ़ीक मुसद्दी साहब जो ख़ास तौर से उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था उस चीज़ के लिए कि बेटा गाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आउट हो जाओगे लेकिन कोशिश तो करो जी। तो फिर वो बात से थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए मैंने कश्मीरी में गाना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गया वो सफ़र। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहिए, सिर्फ शौक़ तक नहीं रखना है, मुझे लाइफ में सिर्फ म्यूज़िक करना है। तो फिर मैंने इसी में म्यूज़िक की पढ़ाई वगैरह की, तो चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई बंदा म्यूज़िक में करियर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ स्किल्स होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा आर्ट है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बैकग्राउंड की। सबसे पहले तो आपका शौक़ होना चाहिए, जैसे सब मेहमानों ने कहा कि हमें वो शौक़ था, वो जज्बा था, वो चस्का लगा था, तभी हम इस फील्ड में आए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और एकदम से वहाँ से जब निकलेंगे पास आउट की तो आप एक ज़बरदस्त सिंगर बन के आ जाएंगे, कोई भी आर्टिस्ट बन के आ जाएंगे। ये आपके अंदर होना चाहिए, आपको शौक़ होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बाकी आज की डेट में जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, मुझे लगता है। जब हम अपने स्कूल की बात करें, जब मैं स्कूल में पढ़ता था या महमीद जी थी कॉलेज में, तब चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तब कैस्टों का दौर था, बम्बई नगरी एक होती थी, वही एक जो था नज़र में थी हर एक आर्टिस्ट के। आज आप घर बैठे बैठे वो चीज़ें सब जो हैं कर सकते हैं, एक इतनी बड़ी ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो चीज़ें आज बहुत आसान है, पर वही है कि आप में वो शौक़ हो, वो जज्बा हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहचानें, आप उस जो आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप उसके काबिल हैं या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं होंगे काबिल, बट ये है कि वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही आप इतना वक्त दे रहे हैं उसको, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये 1 या 2 साल की तो है नहीं, इसमें आपको उम्रें लगती हैं। जैसे जैसे हम अपने बचपन से शुरू किया था, अभी 30 या 28-30 साल के हो गए हैं, तो अभी भी हम इसी चीज़ में हैं, सारी उम्र लग गई। तो इसमें काफ़ी एज लगती है, वो शौक़ और वो जज्बा चाहिए, तभी जाके आप कुछ अचीव कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हामिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, म्यूज़िक ने हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया है, और क्या म्यूज़िक की तालीम हमारी मजमूई तरक्की के लिए ज़रूरी है या नहीं? बिकॉज मैं एक सिंगर हूँ, मैं कभी इस चीज़ से मना तो नहीं करूँगी, क्योंकि म्यूज़िक फॉर मी एंड पीपल अराउंड मी हु कम टू मी, या मेरे फैंस जो भी हैं, दे ऑलवेज से कि म्यूज़िक इज़ लाइक अ थेरेपी, इट वर्क्स एज अ थेरेपी। आई मीन, आप कोई चीज़ को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, हम लोग लंदन का टूर कर रहे थे, कॉन्सर्ट कर रहे थे, और हम ऑब्वियसली बिकॉज वी आर इनटू प्रमोटिंग आवर लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज को हम किस तरह प्रमोट करेंगे, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम म्यूज़िक के थ्रू करते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम बच्चों को किस तरह से म्यूज़िक की ओर या कश्मीरी लैंग्वेज की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कश्मीरी में एक काउंटिंग वाला सॉन्ग प्रिपेयर किया और वहाँ पे परफॉर्म किया, एंड इट रियली वर्क लाइक वंडर्स, बिकॉज जितने भी बच्चे थे या उनकी मदर्स थी या उनके पेरेंट्स थे,
बच्चे तो डांस कर रहे थे। ऑब्वियसली जो कश्मीरी गिनती थी, नॉर्मली कश्मीरी गिनती मैंने देखा है, मुझे तो भी बहुत अच्छे से आती है, बट जनरली हम देखें उर्दू में आप गिनती करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कश्मीरी में करना चाहे वेरी डिफिकल्ट। मैं देखती हूँ लड़कियों को, लड़कों को, दे आर वेरी हेजिटेंट इन स्पीकिंग कश्मीरी और उर्दू काउंटिंग। तो हमने क्या किया, हमने कश्मीरी काउंटिंग में एक सॉन्ग बनाया जी। तो दैट बिकेम ईजियर फॉर जो जी जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे कुड सिंग दैट म्यूजिकली। जब वो राइम के हिसाब से उनके सामने आ गया तो उनको काउंटिंग 50 तक याद हो गई। सो दैट्स हाउ म्यूजिक हेल्प्स। आई मीन इट्स नॉट जस्ट दिस थिंग। कितने सारे जो हमारे फैंस होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, आपका गाना सुनते हैं, उनको आपका गाना सामने लगा के तभी उनको फीड करते हैं, तो देन दे स्टार्ट ईटिंग। या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं हम तकलीफ में थे, बीमार थे, आपकी आवाज़ सुनी तो काफ़ी सूदिंग फील हुआ, काफ़ी अच्छा फील हुआ। आई थिंक ये रिवॉर्ड्स जब हम सिंगर्स को मिलते हैं, इट फील्स हेवनली। सो आई थिंक इट्स अ ब्लिस। काबिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मौसीकी को समाजी और सियासी मसाइल उजागर करने का एक अहम जरिया समझा जाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं गानों के जरिए एक सोशल मैसेज भी दी जाती है। जी। तो इस सिलसिले में क्या फनकारों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं या फिर इसे सिर्फ हम एंटरटेनमेंट का एक जरिया ही समझें? देखें, ये जो आपने लास्ट पे बोला एंटरटेनमेंट का जरिया, सिर्फ जी एंटरटेनमेंट जो है ये सिर्फ नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि एंटरटेनमेंट में बहुत पावर है। तो एंटरटेनमेंट का म्यूजिक जो है वो एक बहुत खास हिस्सा है। उस एंटरटेनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी बिल्कुल। उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते वो देख के मज़ा लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक्टिंग आ जाती है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो म्यूज़िक जो है इसका बहुत ही अहम हिस्सा है एंटरटेनमेंट का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे महमीद जी ने अभी अपनी तरफ से कहा कि म्यूज़िक जो है वो एक जज्बा है, एक थेरेपी का काम करता है, इंसान के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ। वो एक बेस्ट पार्ट तो है ही है म्यूज़िक के बारे में। वो आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज़ को फील करती हैं और उनसे वो लोग जुड़े हुए हैं जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली भी बात करें तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ की प्रमोशन के लिए। तो उसमें हम चाहें पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, कल्चर को प्रमोट करें, किसी भी चीज़ को हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए प्रमोट करते हैं। और ये इस चीज़ के लिए हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है जी। ये एविडेंट है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इस पे काम कर रही हैं और इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मेरा सवाल था कि जो फनकार हैं इन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं? जिम्मेदारियां देखें वही है, हर बंदे पे जिम्मेदारी है अपने अपने फील्ड की। तो आर्टिस्ट पे ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आर्ट को अच्छे से हर दिन पॉलिश करे जी, अच्छे से प्रेजेंट करे, क्योंकि जब तक उसके प्रेजेंटेशन में, उसके आर्ट में एक लज्जत रहेगी, सुनने वाले उसको पसंद करेंगे, तो तभी वो अपने आर्ट के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी प्रमोट कर सकता है। जी जी। अगर वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी करेगा तो जाहिर सी बात है जब उसको सुनना लोग छोड़ देंगे तो फिर उसके ज़रिए बाकी चीज़ों को प्रमोट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होकर रहो अपने काम के साथ। जी जी जी। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तो पहले ज़माने में तो एक अलग तरीके से प्रमोशंस हुआ करती थी, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके बारे में हमें बताइए आज करंटली क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रमोशंस वगैरह हो रही हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, पहले और आज के ज़माने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। पहला ज़माना हमने शायद इतना देखा भी नहीं, वो वाला जब कैस्टिंग चलती थी, प्रमोशंस कैसी होती थी। पर आज चीज़ें थोड़ा आसान हो गई हैं और एक्सेसिबल हो गई हैं चीज़ें अब, क्योंकि आपको सबसे पहले बड़ी बात कि बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे, जैसे हम अपनी जर्नी की बात करें, हम शायद तीनों लोग, हम कैसे आए, हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हैं, सोशल मीडिया की देन है, तो वो एक बहुत बड़ा टूल रहा हमारी जर्नी में। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें जी, तो और उसके अलावा आज जितने भी आप देखें लेबल्स हैं बड़े बड़े म्यूज़िक कंपनीज़ के, वो सब अब सोशल मीडिया का ही एक जो है इस्तेमाल करते हैं, चाहे गाने की प्रमोशन हो या गाना भी अगर उन्होंने रिलीज़ करना है तो वो यूट्यूब है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उस ज़रिए से करते हैं। और आजकल की जो आज की जनरेशन है, आप देखें कितने आर्टिस्ट कितने नए नए उभर के आ रहे हैं, तो वो सब सोशल मीडिया की ही वजह से ही आ रहे हैं। तो एक अच्छा टूल है अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें इसको। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा दौर में ऑटो ट्यून और दीगर टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, माना जाता है कि इससे रॉ टैलेंट जो है काफ़ी असरअंदाज हुआ है, आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत सही सवाल है, बिकॉज मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ कि ऑटो ट्यून को एक टाइम पे एक सजाने के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ तक मुझे याद है। तो
अभी की डेट में आई थिंक बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती है, जो रॉनेस होती है, जो ऑर्गेनिक जो एसेंस होता है एक आवाज़ का, वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाता है। एंड यस, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी होती है जो जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बट आई थिंक आई बिलीव कि जो एक सच्चा टैलेंट होता है, एक प्रॉपर आर्ट जो होता है, वो उभर के बाहर आ ही जाता है। भले ही इसमें चाहे ऑटो ट्यून का यूज़ कोई करे या कोई, आई मीन आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, बट यस, बिकॉज जैसे वकार जी ने कहा कि इट्स वेरी इजी, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिकॉज अगर अच्छा टैलेंट उभर के बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्रिंज भी बहुत सारा है अराउंड, वी कैन सी। एंड इन फैक्ट जो मैं नोटिस करती हूँ, पीपल एक्चुअली विदाउट नोइंग उसको काफ़ी अपलॉड भी करते हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी क्रेजी जो मैं नोटिस कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। बट देन इवेंचुअली आप देखेंगे, चाहे कुछ भी हो, जो एक प्रॉपर टैलेंट होता है वो ही आगे निकलता है। चाहे कितना भी ऑटो ट्यून कोई इस्तेमाल करे, चाहे कितना भी वो सब चीज़ें इस्तेमाल हो, I mean to some extent it's okay, everybody does that, but then it shouldn't be like only that thing. आपका अपना भी कुछ होना चाहिए contribution उसमें. It's very important. So that's how I feel. काबुल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, म्यूज़िक फेस्टिवल्स जो आजकल हो रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इनमें ही कई बार हरासमेंट के या फिर ड्रग अब्यूज़ के मामला भी सामने आए हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कैसे ऑडियंस की वेलबींग और हिफाजत का ख्याल रखा जा सकता है? देखें, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हम इस पे बात कर सकते हैं जब हम देखें, हम स्टेज पे होते हैं, जब माइक हमारे हाथ में होती है, तो उस टाइम पे हम कोई भी बात करेंगे तो वो सुन लेंगे। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि अगर कोई हमें सुन रहा है, अगर कोई हमारी थोड़ी बहुत इज्जत कर रहा है या प्यार कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और बाकियों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। बाकी ये होता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, इवेंट हो, वो किसी न किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही होता है। कोई ना कोई एक एजेंसी उसको हैंडल कर रही होती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, एक सिक्योरिटी का, हर चीज़ का, ताकि जो चीज़ें एंटरटेनमेंट जो है वो एक प्योर एंटरटेनमेंट रहना चाहिए, उसमें ये गंदगी ना अगर आए, बीच में शामिल ना हो तो अच्छा है। जी, would you like to add something? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जैसे काबुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम स्टेज पे होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं, मैं तो मोस्टली कहती हूँ कि नशा करना है तो म्यूज़िक का करो, अच्छी अच्छी चीज़ों का करो, ताकि आपकी जो सोसाइटी है वो, क्योंकि हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है, हम सबका कुछ मकसद होना चाहिए लाइफ में कुछ करने का। तो जो लोग गलत चीज़ों पर अपना ये टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज वेस्ट करते हैं, आई थिंक थोड़ा दिमाग लड़ाएं और अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करें, अपनी लाइफ की ओर, अपनी ड्रीम्स की ओर, अपने पैशन की ओर फोकस करें। दैट्स ऑल आई वुड से, बिकॉज लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, वी कैन नॉट वेस्ट इट फॉर स्टूपिड थिंग्स। जी जी, वकार साहब, जो हमारे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? सबसे पहला जो सवाल था आपका कि वो शौक होना चाहिए, उस शो के बाद एक प्रॉपर तालीम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो तालीम नहीं है, बट मैं आज ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे काबुल भाई हैं हमारे, ये इन्होंने पूरी तालीम हासिल की है म्यूज़िक की, तो वो डिफरेंस मुझे दिखता है कि मैं कैसे अभी वो महसूस करता हूँ कि शायद मुझे भी उस जो म्यूज़िक की तालीम है वो लेनी चाहिए थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रॉपर तालीम लें, और क्योंकि अगर आपने सर्वाइव करना है मार्केट में, तो आप हर शो में फिट होने चाहिए, हर कॉर्नर आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर तालीम लें और फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद आपके सामने खुलती जाएंगी जब आप किसी फील्ड में जाते हैं। सबसे बड़ी बात वो है आपकी, जब आपका शौक होगा, आपकी दिलचस्पी होगी, तो फिर ऊपर वाला रास्ते खुद ही खोलेगा आपके। जी जी जी, तो काबुल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे वकार भाई ने कहा कि इसकी प्रॉपर तालीम होनी चाहिए, तो इस सब मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, वो ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में म्यूज़िक की तालीम होनी चाहिए या नहीं, इसको कंपलसरी करना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में या नहीं? देखिए, कंपल्सन तो हम किसी भी चीज़ पे नहीं लगा सकते, हम ऑप्शंस रख सकते हैं लोगों के आगे, और ये है, ऑलरेडी है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हर स्टेट में, हर एक, ऑलमोस्ट मुझे लगता है अब कश्मीर में भी हर एक कॉलेज में म्यूजिक आ चुका है। पहले और से था। जी जी, पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा और ज़्यादा आ चुका है, आई थिंक, है ना? जी जी बिल्कुल। तो क्या है कि आप म्यूज़िक में बाकायदा पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूज़िक में ही किया हुआ है, लोग डॉक्टरेट भी कर रहे हैं। तो देखें, एक तालीम, जो इसमें मैं एक बात बीच में डालना चाहूँगा, जैसे वकार भाई ने भी कहा कि
तालीम लेना ज़रूरी है। ये मैं भी गुजारिश करूँगा सबसे कि अगर आप इस फील्ड में हैं आप ज़रूर तालीम लें। लेकिन तालीम लेने का ये नहीं है कि आप अगर आपने कॉलेज से या किसी घराने से जाके किसी गुरु के पास जाके आप बाकायदा सीखे हैं तो ही आप एक परफॉर्मर बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तालीम ये भी होती है कि आप अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, अपने शौक को जिंदा रखें। तो जैसे ये 15-20 साल से अगर इस फील्ड में गा रहे हैं, स्कूल से के टाइम से ही गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ये तालीम याफ्ता नहीं है म्यूज़िक के। इन्होंने भले किसी इंस्टीट्यूशन से ना सीखा हो लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, दूसरे आर्टिस्ट से सीखी ये चीज़ें, किस तरह से एक आर्टिस्ट को परफॉर्म कैसे करना चाहिए, गाने का ढंग कैसा होना चाहिए, लिरिक्स की जो चुने जाते हैं उनको किस तरह से एक अच्छे ढंग से चुनो और अच्छे ढंग से पेश करो। ये सारी चीज़ें तालीम का पार्ट होती हैं। तो आई थिंक कि कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना म्यूज़िक में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर है तो अच्छी बात है, बट ये है कि शौक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शौक है तो आप उस चीज़ की गहराई में अपने आप चले जाते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कहा माना जाता है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक ये तब की बात होनी चाहिए थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अभी जितने हमें देखने को मिलते हैं तब नहीं थे। ना सोशल मीडिया इतने जोर पे था, अब तभी स्टार्ट हुआ था जब मेरा एल्बम फर्स्ट रिलीज हुआ था। और जस्ट बिकॉज मेरे वो सीडीज 1-2 रिलीज हो गई थी और वो केबल पे चली, बट समहाउ वो ओवरसीज पहुंची, पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। बट हमारे पास यही कुछ गिने चुने डिपार्टमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में इट्स सो इजी, इफ़ यू वांट टू बी सिंगर, आप अपना रिकॉर्ड करके आप इस पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पोस्ट करें, एंड आप अगर सही टैलेंट है, आपको दुनिया जानती है, आपको दुनिया पहचानती है, तो लोग आपके पास आने शुरू होते हैं कि आपका टैलेंट हमें चाहिए। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं दैट शुड बी मेयारी जिसको कहते हैं, मेंटेन दैट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट यस, काफ़ी डिफरेंस है तब के और अभी के इसमें, बिकॉज अभी तो आई थिंक बहुत इजी हो गया है। अभी आप कुछ भी करो सोशल मीडिया, जैसे अभी 250 रुपए में काम हो जाता है, आपका रिचार्ज चाहिए एग्जैक्टली बस उसमें आपका काम हो गया, आपके पास इंटरनेट है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, लेकिन आपने बात की सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, मनफी असरात भी सोशल मीडिया को हमें बहुत देखने को मिलते हैं, मस्बत भी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, एज ए सिंगर आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज़ के साथ जुड़े हैं, सिंगिंग फील्ड में नहीं है, ये हर एक चीज़ में, आपके शोबे में भी हर एक उस शोबे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी अक्ल और हमारी समझ है कि हमें सही चीज़ चुननी है और सही चीज़ पे काम करना है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो मेरा ये मानना है कि प्लेटफॉर्म हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। आप किसी एजेंसी या किसी सरकारी दफ्तर का वेट नहीं कर सकते कि वो आएंगे और आपके लिए प्लेटफॉर्म बिछाएंगे, आइए जी चलें कारपेट पे, और वो टाइम भी अब नहीं रहा। तो प्लेटफॉर्म अपने खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम तीनों लोगों ने, मुझे लगता है हमें किसी सरकारी, हम कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं या सरकारी सिंगर तो बन नहीं सकते, तो प्लेटफॉर्म ने खुद क्रिएट किए। जैसे काबुल भाई प्रोडक्शन में है, महमीद जी ने स्टार्ट किया, बहुत अर्ली स्टार्ट किया हमने, मैंने भी अपने ज़रिए से सोशल मीडिया पे खुद ही अपने आप को जो है पुश किया, और फिर आगे जाहिर सी बात है लोगों का प्यार और वो मोहब्बत मिली। और जब आपके पास वो टैलेंट होता है, वो जज्बा होता है, तो फिर वो खुद बात करता है, वो खुद ढोल बजाता है, तो वही बज रहा है। तो वही ढोल बज रहा है। आप सर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, सही बात है। बस मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को लेकर तो सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ही दी हैं। बस वही बात है कि आप इसको एक अच्छा टूल समझ के यूज़ करें, क्योंकि ओपन एक्सेस है सबके लिए। तो अगर आप फिर भी आज की डेट में भी अगर आप बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो ये फिर इसका मतलब है दुनिया रंगीन है लेकिन आप अंधे। तो थोड़ा सा बस यही है कि उसको अच्छे से यूज़ करो, और अगर आप में सच में टैलेंट है तो ज़रूर दुनिया तक जाएगा। नेगेटिविटी तो होती रहती है, उस पर हीड नहीं देना चाहिए, बिकॉज आए दिन देखने को मिलता है कि ज़्यादातर नेगेटिविटी होती है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट साइलेंटली करते ही करते हैं,
तो वो जो नेगेटिविटी 1-2% की होती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. दैट शुड स्टॉप समवन हु इज ड्रीमिंग भी बिग. किया जाता है, बाकी चीजें होती वो तो एक पार्ट है इस चीज का, वो हम उसको वो तो वो भी एक वैसे डिपार्टमेंट है. पॉजिटिव वे में लेके वो चलते भी हैं. वो देखा जाए ना, बिल्कुल. वो भी एक डिपार्टमेंट है लोगों का, जिनका दुखी लोगों ट्रोलिंग से वो नोटिस में आते हैं वो लोग. बिल्कुल. क्योंकि उनके पास वो एक कलाकारी है. ट्रोल करना भी कोई आसान काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं काबुल किसी जी को वो troll. दुखी लोग होते हैं. वो दुखी लोग होते हैं वो भी जो एक कलाकारी है. बिल्कुल बिल्कुल. आई बिलीव कि वो काफी ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी सैडनेस होती है, वो वहां वेंट आउट नहीं कर पाते हैं. आई मीन आई और पर्सनली कभी फील कभी लाइक वो उनका ट्रोल जो है हम लोगों के लिए काम कर जाता है. एग्जैक्टली हम और पॉलिश होके और बिल्कुल. चाहते हैं कि और ग्रो होके आए. एग्जैक्टली. तो अगर व्यूअर्स देख रहे वो हैं तो तो ऐसा कभी होता है तो criticism, हम कभी भी उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होंगे, ना ही हमें कभी वो चीज इफेक्ट करती है. हमारे लिए वो बिल्कुल आजकल तो मार्केटिंग जो कंपनीज है ना, जी, बड़े बड़े जो फिल्म वाले लोग हैं जैसे बॉलीवुड में, वो लोग Negative तो publicity. जानबूझ के नेगेटिव पब्लिसिटी हायर की जाती है. करेक्ट. उस पे बहुत सारी बड़ी टीम काम कर रही होती है जिस पे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं कि भाई नेगेटिव पब्लिसिटी करो ताकि चीज हमारा जो प्रोडक्ट है Market वो में नजर में आए. तो एवरी हर पब्लिसिटी चीज इज अ गुड जरूरी है. पब्लिसिटी कहा जाता है वहां जी पे. जी जी, so बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सब अच्छा ऐसा तो हो नहीं हो सकता नहीं कभी सकता. जिंदगी में. लोगों ने बात करनी है. सो व्हाई टू पे. सर आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा, वो ये है कि अभी आप प्रोडक्शन में भी आ चुके हैं, तो अपने बारे में ये बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और आने वाले दौर में क्या कुछ होने वाला है, आप फ्यूचर वर्क जो आप करेंगे वो क्या कुछ है. देखिए बहुत आगे का तो नहीं पता. अभी फिलहाल जो अभी तक जो किया है वो यही है. आपको मुझे लगता है जिस दायरे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा हमने क्या कुछ काम किया है. और आने वाले टाइम में अभी जो है वो मैं और वकार भाई हम एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं. जी. तो वो प्लान इनका ही था और और शो को मतलब हम मिलके डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि कुछ नए सिंगर्स को और मौका दिया जाए, ताकि जो लोग बिल्कुल सामने नहीं आए उनको थोड़ा बाहर लाया जाए. जी. एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ मिला के उनको थोड़ा मौका दिया जाए, ताकि क्योंकि जितने ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे हमारे कश्मीर से इतनी इंडस्ट्री जो है हमारी जल्दी ग्रो करेगी. तो उस आइडिया के साथ हम इस शो को लेके चल रहे हैं. इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है. जल्दी वो गाने भी आप सबकी नज़र के सामने आएंगे. जी, इंशाल्लाह. और उसके अलावा बाकी चलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह छोटे मोटे. जी तो जैसे जैसे आते जाएंगे दिखते जाएंगे सब. जी जी, मैं best of अभी luck for डिस्क्लोज your- नहीं कर सकते. जी थैंक यू. बिल्कुल. तो काबिल साहब, महमीद जी और वकार साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आप तो नाजरीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. पापा यहाँ से अपना